हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे मैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की सारी यूनिट्स को इस एक वीडियो में डिस्कस करूँगी। यानी कि अब अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा आपके ब्लॉक 1 और 2 से रिलेटेड, आप उसका आंसर काफ़ी ज़्यादा इजीली कर पाओगे। मैं आपको यूनिट्स के साथ साथ ये बताती चलूंगी कि इससे किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है या फिर किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग में कौन से पॉइंट्स का यूज करना है। सो अगर आप चाहते हो अपने ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 को अच्छे से कंप्लीट करना फॉर योर BEGC 133, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। आप किसी भी सेशन का एग्जाम दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। सो इफ यू वांट टू परचेज द गेस्ट पेपर, अगर आपको जून 2026 सेशन स्पेसिफिकली उसके लिए आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पे आपको जाने के बाद वहां पे आपका जो सब्जेक्ट कोड है BEGC 133 आप सर्च करोगे तो आपको इसका गेस्ट पेपर मिल जाएगा। या फिर अगर आपको उसके नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो आप उसके चैप्टर वाइज नोट्स को परचेज कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको यूनिट वाइज कंटेंट मिल जाता है। वही गेस्ट पेपर की जब मैं बात करती हूँ, जिसको जो आपको ₹8.49 मिलेगा, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपकी क्वायरीज होंगी, कोई इश्यूज आते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो नाउ दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम ब्लॉक 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें शेक्सपियर के मैकबेथ वाला जो उनका प्ले है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। सो मैकबेथ का जो रिटर्न टाइम पीरियड है वो जब का है जब इंग्लैंड का जो किंग जेम्स 1 है वो वहां पे किंग बने थे। तो एलिजाबेथ वाला जो एज था उससे अब जैकोबियन एज की शुरुआत हो रही थी। तो इस पूरे प्ले के अंदर हमें फियर, बिलीफ, पॉलिटिकल उस समय की जो सिचुएशन थी ना, उस समय की वो पॉलिटिकल सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। तो 17वीं सेंचुरी में देखो लोगों का क्या विश्वास था। 17वीं सेंचुरी में लोग ऐसा मानते थे कि उनके जो राजा हैं उन्हें भगवान ने चूज किया है, और राजा अगर हमारे ऊपर शासन कर रहा है तो भगवान ने ही राजा को परमिशन दी है हमारे ऊपर शासन करने की। तो किंग को मारना वॉज नॉट ओनली अ क्राइम, बल्कि एक तरीके का पाप होता था। ठीक है, इट वॉज अ सिन अगेंस्ट द गॉड। देयरफॉर मैकबेथ क्या करता है, किंग डंकन को मारता है तो पूरा किंगडम और जो पूरा नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हर तरफ डार्कनेस है। दिन के समय में हॉर्स जो है वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। नेचर काफी ज्यादा एबनॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ पे ओवरऑल शेक्सपियर ने क्या दर्शाने की कोशिश की है, दैट व्हेन द राइटफुल किंग इज मर्डर्ड, जब एक सही किंग को मार दिया जाता है तो जो नेचुरल ऑर्डर है इस वर्ल्ड का वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऐसा इसमें प्ले में दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, जो कि आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। एंड देन हमारी दूसरी चीज जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके मैकियावेली है, मैकियावेली के जो विचार है वो हमें इस प्ले में देखने के लिए मिलते हैं। तो मैकियावेली ऐसा कहते थे कि जो रूलर है उसको वो कुछ भी कर सकता है पावर को गेन करने के लिए, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, किसी के साथ ट्रिक करनी हो, फियर हो, वायलेंस हो, सारी चीजें अगर वो पावर को मेंटेन करना चाहता है तो सारी चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉरलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो मैकबेथ है वो मैकियावेली के आइडियाज को ही क्या करने लग गया है, फॉलो करने लग जाता है। तो इंस्टेड ऑफ रूलिंग ऑनेस्टली वो मर्डर, फियर, वायलेंस, डिसेप्शन ये सब का यूज करता है ताकि वो राजा बना रहे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो किंग जेम्स 1 है उनके साथ एक कनेक्शन है। एलिजाबेथ का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, जेम्स 1 उसके बाद ही मतलब किंग बन जाते हैं, और ये प्ले उसके बाद ही लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने ये गन पाउडर प्लॉट किया था इंग्लैंड के अंदर, जहां पे किंग जेम्स 1 को मारने की कोशिश की गई थी। ठीक है, बट ये फेल हो जाता है और पूरे इंग्लैंड में एक फियर फैलता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इवेंट शेक्सपियर ने मैकबेथ का प्ले लिखा ताकि ये दिखाने के लिए कि जो भी राजा को मारेगा वो सफर करेगा। एम्बिशन और ट्रेजन डिस्ट्रॉय कर सकता है बोथ द क्रिमिनल एंड द कंट्री। ओवरऑल किंग जेम्स 1 जो है ना, उसको विचेस और मैजिक में काफी विश्वास था। उसने एक किताब भी लिखी थी, डिमोनोलॉजी। सो टू इंटरेस्ट द किंग एंड द ऑडियंस, शेक्सपियर ने यहाँ पे 3 विचेस, मैजिक, प्रोफेसी, सुपर नेचुरल इवेंट, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया है। और ये सारे जो सुपर नेचुरल इवेंट हैं ये इस प्ले को और ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा फ्राइटनिंग बनाते हैं।
ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो और आपको ब्लॉक 1 के जो स्टार्टिंग की चीजें हैं, जो इंट्रोडक्शन है, आपको नहीं पता कि मैकबेथ आखिर है क्या, ठीक है, वो क्यों लिखा गया था, किसने लिखा था, जेम्स वन के साथ क्या कनेक्शन है, ये थ्री विचेस मैजिक प्रोफेसीज क्यों लिया गया है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्कस करने पड़ेंगे मेजर थीम्स फ्रॉम द प्ले मैकबेथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं सारे थीम्स आपको बता दूंगी, तो जैसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप उन सारे थीम्स को अच्छे से लिख पाओगे। तो एम्बिशन क्या है, मैकबेथ का ग्रेटेस्ट वीकनेस आप देखते हो एम्बिशन। तो बिगेस्ट वीकनेस ऑफ मैकबेथ इज टू मच एम्बिशन, यानी कि जो मैकबेथ है वो स्टार्टिंग में ब्रेव है, एक लॉयल सोल्जर होता है। किंग डंकन उस पर पूरा विश्वास करते हैं, बट आफ्टर हियरिंग द विचेस प्रोफेसी वो ऑब्सेस्ड हो जाता है किंग बनने से, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है कि मैकबेथ को पता है कि डंकन एक अच्छे राजा हैं, डंकन हैज डन नथिंग रॉन्ग, किंग डंकन इज मॉरली रॉन्ग। किलिंग डंकन, अगर डंकन को मार देंगे तो गलत होगा, बट फिर भी वो पावर के डिजायर के लिए जो मतलब अपने कॉन्साइंस है ना उससे समझौता कर लेता है और उसका जो एम्बिशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो पहली थीम जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है अनकंट्रोल्ड एम्बिशन की, जो कि मैकबेथ के माध्यम से दर्शाई गई है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं इक्विवोकेशन, यानी कि हाफ ट्रूथ। तो वन इंपॉर्टेंट आइडिया जो है प्ले में वो ये है, यानी कि इस तरीके से बातें कही गई हैं जहां पे चीजें आधी सत्य लगती हैं और कुछ चीजें मिसलीडिंग लगती हैं। जैसे कि प्ले के अंदर जो विचेस हैं वो डायरेक्टली मैकबेथ को नहीं बोलती कि डंकन को मार दो, लेकिन वो प्रिडिक्शंस करती हैं। तो इसे कहा जाता है हाफ ट्रूथ बताना। तो वो कहती है कि वो कुछ प्रिडिक्शन करती है, जैसे कि नन ऑफ वुमेन बॉर्न शेल हार्म मैकबेथ। तो मैकबेथ उनकी इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है क्योंकि उसको पावर चाहिए, उसे लगता है कि कोई उसको नहीं मार सकता। लेकिन बाद में जब मैडकफ जो कि सिजेरियन सी सेक्शन से पैदा हुआ होता है, इस वजह से वो वुमेन बॉर्न वाली जो ये चीज है इसमें फिट नहीं बैठता, ठीक है ना। तो मैकबेथ ने प्रोफेसीज को मिसअंडरस्टूड करा। तो दूसरी थीम हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इक्विवोकेशन, यानी कि हाफ ट्रूथ की। इसके बाद आपका आ जाता है फेयर इज फोल एंड फोल इज फेयर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन द प्ले, मीनिंग गुड थिंग्स में एक्चुअली भी बैड, बैड थिंग्स अपीयर लग सकती हैं गुड। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा वो लग रहा है। तो मैकबेथ लॉयल लगता है बट वो मर्डरर है। लेडी मैकबेथ काइंड है बट क्रूअल है। तो विचेस स्पीक्स द ट्रूथ बट वो लोगों को डिसीव कर रहे हैं। तो हमें जो प्ले है वो सिखा रहा है कि हमें अपीयरेंसेस पे ट्रस्ट नहीं करना। तो शेक्सपियर के टाइम में सोसाइटी में विश्वास था दैट वुमेन शुड बी जेंटल काइंड एंड इमोशनल, मेंस को ब्रेव स्ट्रॉन्ग और वायलेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि अपने इस प्ले के माध्यम से शेक्सपियर ने इस आइडिया को चैलेंज करा है कि वुमेन शुड बी एंड मैन शुड बी। ये जो आइडिया है इस आइडिया को चैलेंज करा है। लेडी मैकबेथ वहां पे वो स्पिरिट से बात करती है, उनसे कहती है कि शी वॉन्ट टू रिमूव हर फेमिनाइन क्वालिटीज बिकॉज शी बिलीव्स काइंडनेस विल स्टॉप हर फ्रॉम अचीविंग द पावर। यानी कि वो कहती है कि मेरे अंदर जितना भी ये नारी वाली क्वालिटीज है ना, फेमिनाइन क्वालिटीज, आप इन्हें हटा दो क्योंकि इनकी वजह से वो अपनी पावर को अचीव नहीं कर पाएगी। शी ऑल्सो वॉन्टेड करेज, क्रुएलिटी एंड डिटर्मिनेशन। इस वजह से वो अपनी ये फेमिनाइन क्वालिटीज को खत्म करना चाहती है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है इफ यू आर अ रियल मैन यू विल किल डंकन। शी यूजेस दिस हिज मैनहुड टू मैनिपुलेट हिम। लेटर मैकबेथ यूजेस द सेम मेथड व्हेन कन्विंसिंग द मर्डरर्स टू किल बंको। सो ये जो मस्कुलिनिटी है ये मैनिपुलेशन का एक टूल बन के सामने आती है। अब हम यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो मैकबेथ का अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट में अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी ये सारे पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। हम देखते हैं कि मैकबेथ का जो कैरेक्टर है हमारे पूरे ब्लॉग के अंदर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला एक कॉन्फ्लिक्टेड हीरो की तरह, दूसरा एक फियरफुल टायरेंट की तरह और तीसरा आपका क्या है, एक होपलेस रूलर की तरह। तो हम पहला स्टेज देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है एट द बिगनिंग, मैकबेथ क्या है, ब्रेव है, डंकन की रिस्पेक्ट करता है, बट वो गिल्टी फील करता है इवन बिफोर कमिटिंग द मर्डर। मर्डर करने से पहले ही गिल्टी फील करने लग जाता है, उसको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। द फ्लोटिंग डैगर इसका एक एग्जाम्पल है जहां पे वो एक इमेजिनरी डैगर देखता है जो कि उसे डंकन के रूम में लेकर जा रही है। उसे कुछ आवाजें आती हैं वहां पे, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप या दीज विजन्स शो हिज गिल्टी माइंड। तो उसका जो माइंड है वो ऑलरेडी गिल्टी है। फिर आफ्टर बिकमिंग द किंग, अब वो
गिल्ट के कंट्रोल में नहीं है, पर अब वो फियर के कंट्रोल में है। अब वो इसलिए वरी है कि कहीं बंको के डिसेंडेंट्स किंग ना बन जाएं और कहीं कोई उसका थ्रोन ना छीन ले। देयरफॉर ही ऑर्डर्ड मोर मर्डर्स, तो वो और लोगों को मरवाने की बात करता है, बंको, मैकडफ की वाइफ, मैकडफ के बच्चे। ही बिलीव्स मोर वायलेंस विल प्रोटेक्ट हिज पावर। तो यहाँ पे उसका एक जो विश्वास हमें दूसरे स्टेज में देखने के लिए मिलता है वो ये है, उसे लगता है कि ज्यादा वायलेंस करना उसकी पावर को प्रोटेक्ट कर सकता है। He also sees Bunko's ghost which shows his guilty conscience। एक होपलेस रूलर की तरह है वो, यानी कि वो नियर द एंड है। स्टेज 3 में, एक्ट 5 में उसके सारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं। सो व्हेन द लेडी मैकबेथ डाइज ही हार्डली रिएक्ट्स, इंस्टेड वो एक स्पीच देता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। इन हिज स्पीच ही सेज लाइफ हैज नो मीनिंग, ह्यूमन लाइफ काफी शॉर्ट है, हर चीज डेथ पे एंड हो जाती है। ओवरऑल हम देखते हैं स्टेज 3 में वो एम्प्टी और होपलेस फील कर रहा होता है। तो ये पूरा हमने किसका ट्रांसफॉर्मेशन समझ लिया है, आपके मैकबेथ का ट्रांसफॉर्मेशन समझा। नाउ वी विल स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेडी मैकबेथ, जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में वो स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और प्रैक्टिकल है, बट डंकन के मर्डर के बाद वो कहती है अ लिटल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। शी थिंक्स अपने हाथों को धो लेने से उसका सारा गिल्ट खत्म हो जाएगा। एज द टाइम पासेस उसका गिल्ट और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लीप वॉकिंग करने लग जाती है, खुद से बात करने लग जाती है, उसको अपने हाथों पे खून दिखने लग जाता है। So she keeps rubbing her hands and say all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। यानी कि अब कोई भी परफ्यूम उसके हाथों पे जो मर्डर का गिल्ट है उसको रिमूव नहीं कर सकता। फाइनली वो मर जाती है और ये दिखा, यहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिलता है दैट गिल्ट हैज डिस्ट्रॉयड हर माइंड। ये जो गिल्ट है उसने उसके माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो फाइनली यहाँ पे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को हम देखेंगे। सबसे पहला आपका जो देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम के अंदर आएगा, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मेजर लिटरेरी डिवाइसेस बताने के लिए आ सकते हैं कि आफ्टर रीडिंग द ब्लॉक 1 या फिर आफ्टर रीडिंग द प्ले मैकबेथ आपको कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस उसके अंदर आपने ढूंढे हैं। तो हम देखेंगे, एक है आपका सोलिलोक्वाय। सोलिलोक्वाय एक स्पीच मेड बाय कैरेक्टर व्हेन अलोन ऑन द स्टेज। जब भी कोई कैरेक्टर अपने खुद से ही अपने थॉट्स को ऑडियंस को बताता है, तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो ये यूज होता है। मैकबेथ में हमें काफी सारे सोलिलोक्वीज देखने के लिए मिले थे, बिकॉज मैकबेथ का फियर दर्शाते हैं, उसकी कंफ्यूजन, उसका गिल्ट, उसका एम्बिशन दर्शाने के लिए कि तो वो खुद से बात कर रहा होता है। सो इवन दो मैकबेथ एक मर्डर बन जाता है, ऑडियंस उसका इनर स्ट्रगल समझ पा रही है क्योंकि यहाँ पे इस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। फिर आता है आपका दूसरा डिवाइस ड्रामेटिक आयरनी। यहाँ पे जो ऑडियंस है वो समझती है समथिंग दैट अ कैरेक्टर डज नॉट नो, जो कैरेक्टर को नहीं पता, ठीक है ना वो। तो किंग डंकन मैकबेथ के कासल आता है एंड सेज इट इज अ प्लीजेंट प्लेस। सो द ऑडियंस ऑलरेडी नोज, मैकबेथ ने उसके लिए प्लान कर लिया है। दिस क्रिएट्स द टेंशन एंड द सस्पेंस। तो यहाँ पे आप दूसरा जो ड्रामेटिक आयरनी देख रहे हो वो जब वो कासल पे जाता है जब देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे कैरेक्टर को नहीं पता होता बट ऑडियंस को पता होता है। फिर आपका इमेजरी है, तो शेक्सपियर रिपीटेडली कुछ सर्टेन इमेजेस का यूज कर रहे हैं पूरे प्ले में, जैसे कि ब्लड जो कि मर्डर, वायलेंस एंड गिल्ट को दर्शाता है। जैसे कि लेडी मैकबेथ अपने हाथों पे ब्लड को इमेजिन कर रही हैं। डार्कनेस की इमेजरी है, इविल, क्राइम, फियर, डेथ, जब मर्डर्स रात को होते हैं उनसे रिलेटेड। स्लीप इमेजरी है, स्लीप यहाँ पे पीस, इनोसेंस, मेंटल रेस्ट को दर्शाता है। क्लोथिंग में हम देखते हैं तो शेक्सपियर कंपेयर्स किंगशिप टू क्लोथ्स, यानी कि वो रोब्स को बोरो करता है, लाइक अ जाइंट रोब अपॉन अ ड्रॉर फिश थीफ। तो मैकबेथ वियर्स द टाइटल ऑफ द किंग बट इट डज नॉट ट्रूली सूट्स हिम। तो फाइनली उसने कितना भी क्राउन ले लिया मर्डर के बाद, बट वो कभी भी राइटफुल किंग नहीं बन पाता है। तो ये सारे वेरियस जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हमने देखे, थीम्स को डिस्कस किया, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। सो नाउ अब आपका क्या आ जाएगा कि जो मैकबेथ है गाइस वो केवल एक स्टोरी नहीं है अबाउट अ मैन जो किंग बनता है, बल्कि वो एक ट्रेजेडी है, ठीक है ना। किस तरीके से जो अनचेक्ड एम्बिशन होता है, डिजायर फॉर पावर होती है, गिल्ट होता है, ये सारी चीजें किस तरीके से एक व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो शेक्सपियर यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं काफी सारी चीजें
पॉलिटिक्स, किंगशिप, फेट, फ्री विल, जेंडर रोल्स एंड द सुपर नेचुरल। सो थ्रू द मैकबेथ एंड द लेडी मैकबेथ पूरे प्ले के अंदर हमने देखा कि किसने पावर को गेन किया, किसके जो इविल एक्शंस थे कि मेंटली सफर कर रहे थे लोग, इमोशनली सफर कर रहे थे, फिजिकली सफर कर रहे थे। तो ये सारा जो है हमारे प्ले का सेंट्रल मैसेज है। ठीक है, इसके बाद हमारा ब्लॉक 2 स्टार्ट हो जाता है जहां पे हम थॉमस हार्डी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ठीक है, इस ब्लॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 4 होगा वो मैं डिस्कस करूंगी हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अनलाइक द मैकबेथ विच इज अ प्ले, दिस इज अ विक्टोरियन नॉवल। तो मैकबेथ तो प्ले है, लेकिन थॉमस हार्डी का जो ये है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये एक नॉवल है जिसके अंदर हमें रूरल जो लाइफ होती है इंग्लैंड की, लव एंड रिलेशनशिप, नेचर, ह्यूमन डेस्टिनी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो हार्डी कंपेयर्स द पीसफुल कंट्री साइड विद द फास्ट चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें रूरल और आपका जो अर्बन एरिया है ना, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में, उसको यहाँ पे उसने कंपेयर किया है। तो द नॉवल इन द ब्रिटेन, इसको समझेंगे। इस यूनिट के अंदर जो नॉवल है वो एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर देखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी काफी सारे जो चेंजेस हैं वो ब्रिटेन में हो रहे थे, जिसमें आपका आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रीज का ग्रोथ, सिटीज का एक्सपेंशन, मिडिल क्लास का राइज, ये सारे चेंजेस हो रहे थे। तो एज द पीपल लर्न टू रीड नॉवेल्स, नॉवेल्स बिकेम मोर पॉपुलर। अब लोगों ने नॉवेल्स को एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, हर एक चीज के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यूनिट 1 में पता क्या बताया गया है कि जो नॉवेल्स है ना ब्रिटेन में, इन नॉवेल्स की शुरुआत आखिर कैसे होती है। ठीक है ना, तो विक्टोरियन नॉवल का राइज जो है उसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से। एंड देन नॉवेल्स का सीरियलाइजेशन होता है, मतलब एक ही बार में पूरी बुक पब्लिश नहीं हो जाती, बल्कि चैप्टर बाय चैप्टर किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलता है। इसे कहते हैं सीरियलाइजेशन। तो बिकॉज रीडर्स हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, राइटर हर एक चैप्टर को एक्साइटिंग बनाते हैं। दे ऑफन एंडेड चैप्टर्स विद सस्पेंस, सरप्राइजेस, अनआंसर्ड क्वेश्चन। दिस एनकरेज द रीडर्स टू बाय द नेक्स्ट इशू। रियलिज्म और रोमांटिसिज्म हमें विक्टोरियन नॉवेल्स में देखने के लिए मिलता है। रियलिज्म का मतलब होता है कि लाइफ की जो सच्चाइयां हैं, पॉवर्टी, हार्डवर्क, सोशल प्रॉब्लम्स, उन सारी चीजों को नॉवल में दिखाना। रोमांटिसिज्म जो है वो फोकस करता है नेचर पे, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, इन सब चीजों पे फोकस करता है। तो थॉमस हार्डी ने दोनों चीजों को कंबाइन किया है। उन्होंने नेचर की ब्यूटी भी दर्शाई है, साथ ही साथ रूरल लाइफ की जो डिफिकल्टीज हैं उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया है। सो हिज नॉवल आर बोथ रियलिस्टिक एंड रोमांटिक। अब हम यहाँ पे उनकी लाइफ और राइटिंग को जानेंगे। तो वेसेक्स में क्या होता है कि एक फिक्शनल रीजन उन्होंने क्रिएट किया है, अपने आप ही एक इमेजिनेशन है वेसेक्स, जहाँ पे जो रियल प्लेस है ना इंग्लैंड के साउथ वेस्ट का, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है। तो मोस्ट ऑफ द हार्डी के जो नॉवल हैं वो यहाँ पर ही लिखी गई हैं। वेसेक्स एक ट्रेडिशनल विलेज है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, नेचर होता है, ओल्ड कस्टम्स को फॉलो किया जाता है। सो ऑलमोस्ट इट ऑलमोस्ट बिकम्स अनदर कैरेक्टर इन द नॉवल। हार्डी की जो फिलॉसफी है वो है फैटलिज्म पे विश्वास करना, यानी कि वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ को फुली कंट्रोल नहीं कर सकता। काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो किसी की लाइफ में चल रहे होते हैं, चांस, फेट, नेचर, बैड टाइमिंग, तो हमारी लाइफ पे फुल कंट्रोल नहीं होता। इसको बोलते हैं फैटलिज्म। तो ही बिलीव दैट पीपल ऑफन सफर इवन व्हेन दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, कि लोग ना हमेशा सफर करते हैं चाहे उन्होंने कुछ गलत किया हो चाहे ना किया हो। इसके अलावा वो एमिनेंट विल पे विश्वास करते हैं, यानी कि एक फोर्स होती है जो ह्यूमन की डेस्टिनी को कंट्रोल करती है। इस फोर्स में कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ये गुड लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती, ना ही बुरे लोगों को पनिश करती है। सो लाइफ डज नॉट ऑलवेज हैपन अकॉर्डिंग टू जस्टिस, समटाइम्स गुड पीपल सफर व्हाइल बैड पीपल सक्सीड। तो इसे कहा जाता है एन अनसीन फोर्स, जिसे हम कहते हैं एमिनेंट विल। तो ये हार्डी का आइडिया हो गया, आपका फैटलिज्म का आइडिया हो गया। तो यहाँ पे हम उनकी लाइफ और राइटिंग्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड देन हम नॉवल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बिफोर बिकमिंग अ राइटर वो एक आर्किटेक्ट की तरह काम करते थे, जिस वजह से उनकी नॉवल में हमें बिल्डिंग, चर्च, बार्न, विलेजेस, इन सबका एक रियलिस्टिक जो डिस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूनिट नंबर 3, जहाँ पे हम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड को पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स है। बशेवा जो कि एक ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट वुमेन है, जिसको उसके अंकल का फार्म मिला है जिसे वो खुद मैनेज करती है।
ठीक है ना। सो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अनयूजुअल हैं क्योंकि उस समय वुमेन्स फार्म को मैनेज नहीं किया करती थी, बट ओवरऑल हम देखते हैं दैट बशेबा काफी स्ट्रांग है और कभी कभी इमोशनल डिसीजंस लेती है। फिर गैब्रियल है जो कि ऑनेस्ट है, काइंड है, पेशेंट है, वो एक शेफर्ड है जो ट्रूली नेचर को समझता है। तो इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग वो कभी होप को नहीं खोता, वो लॉयल रहता है बशेबा के प्रति पूरी नॉवल में। फिर आपके फार्मर बोल्डवुड है जो कि एक रिच, क्वाइट और सीरियस पर्सन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बशेबा एवर्डीन, गैब्रियल ओक, फार्मर बोल्डवुड। ठीक है ना। जो फार्मर बोल्डवुड है वो ही फॉल्स डीपली इन द लव विद बशेबा आफ्टर रिसीविंग अ प्लेफुल वैलेंटाइन कार्ड फ्रॉम हर। हिज लव स्लोली बिकम अनहेल्दी ऑब्सेशन। तो फाइनली वो उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉवल में ट्रेजेडी देखने के लिए मिलती है। एंड फाइनली वी हैव ट्रॉय, सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, जो कि एक हैंडसम, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, सेल्फिश, इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जो बशेबा को बहुत इजीली अट्रैक्ट भी कर लेता है। सो हाउएवर बीनीथ हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस, वो भले ही कितना अट्रैक्टिव हो बट वो केयरलेस और डिसऑनेस्ट है। वो बशेबा की मनी वगैरह यूज करता है और अपीयरेंस जो है उसका उसका ट्रू कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो अब हम चलते हैं प्लॉट समरी पे कि ओवरऑल आखिर इस नॉवल की समरी क्या है। तो देखो शुरुआत में क्या होता है, जो गैब्रियल है उसके पास एक शीप फार्म है। वन डे हिज इनएक्सपीरियंस शीप डॉग एक्सीडेंटली ड्राइव ऑल द शीप ओवर अ क्लिफ। तो उसकी सारी शीप्स क्लिफ से नीचे गिर जाती हैं और वो अब एक पुअर वर्कर बन जाता है एक सक्सेसफुल फार्मर के यहाँ पे। बशेबा जो वेल्दी बन जाती है, सेम टाइम पे उसको अपने अंकल का एक बड़ा फार्म मिल जाता है। सो शी बिकम्स वन ऑफ द फ्यू वुमेन जो फार्म को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रही है। तो गैब्रियल के लेटर गैब्रियल अपने उसके फार्म पे काम भी करता है और उसको डेंजरस फायर से बचाता भी है। बशेबा रिसीव्स 3 मैरिज प्रपोजल्स। अब उसको 3 लोग उसको ऑफर करते हैं। गैब्रियल जो ट्रू लव एंड पेशेंस के साथ आता है, फार्मर बोल्डवुड जो वेल्दी है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन उसको वहां पे मिलेगी बट उसका लव ऑब्सेसिव है। ठीक है। एंड देन आपका ट्रॉय जो जिसके लव में एक्साइटमेंट है, रोमांस है, बट वो अनरिलायबल है और सेल्फिश है। तो बशेबा फिर भी ट्रॉय को चूज करती है बिकॉज वो उसके चार्म से अट्रैक्टेड थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अनहैप्पीनेस में चली जाती है। तो ट्रॉय इज बिलीव टू हैव डाइड एट द सी। बोल्डवुड अगेन आस्क्ड द बशेबा टू मैरी हिम। सो ट्रॉय सडनली वापस आ जाता है। पहले लगता है वो मर गया है। ठीक है। फिर बोल्डवुड बशेबा से कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो, बट ट्रॉय वापस आ जाता है। तो एट द बोल्डवुड्स क्रिसमस पार्टी बोल्डवुड का कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो ट्रॉय को मार देता है एंड बोल्डवुड को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। तो आफ्टर मेनी एक्सपीरियंसेस बशेबा अब मेच्योर और वाइज हो गई है और अब उसे गैब्रियल का ट्रू लव दिखने लग गया, तो वो गैब्रियल से शादी कर देती है। गैब्रियल की जो मैरिज है उसके साथ लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट सब कुछ है। So unlike the Bathsheba first marriage, this relationship is calm and stable. Now in the exam you have to write a critical analysis of the novel. तो आप उसकी थीम्स को डिस्कस करोगे कि वन ऑफ द हार्डीज बिगेस्ट कंसर्न इज द डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल विलेज लाइफ। कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल विलेज लाइफ है वो डिसअपियर होती जा रही है, वो दिखाया है। लिविंग पीसफुली अवे फ्रॉम द बिजी, नॉइजी, स्ट्रेसफुल मॉडर्न वर्ल्ड, ये टाइटल दर्शाता है फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड। तो हार्डी ने दिखाया है ओल्ड फार्मिंग ट्रेडिशंस को, मशीन्स को, कि किस तरीके से मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को, एंड ही फील सैड अबाउट दीज चेंजेस। नेचर को एक एक्टिव फोर्स दिखाया है कि नेचर जो किस तरीके से लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है, स्ट्रॉम, रेन, हार्वेस्ट सीजन, एनिमल्स। तो गैब्रियल ओक नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग जो नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, ट्रॉय और बोल्डवुड, वो सफर कर रहे हैं। तो नेचर भी एक तरीके से एक अलग कैरेक्टर की तरह है। बशेबा एक न्यू वुमेन की तरह दर्शाई गई है जो विक्टोरियन एरा की न्यू वुमेन है, जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और वो दूसरों को लीड कर सकती है। तो वो अपने फार्म को मैनेज करती है, वो किसी मैन पे डिपेंड नहीं होना चाहती। हार्डी ऑल्सो शोज द डिफिकल्टी शी फेसेस। तो मतलब समाज उसे कितना क्रिटिसाइज करता है, मैन पे डिपेंडेंट बताता है, तो कुछ डिफिकल्टीज भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हार्डी ने उसके स्ट्रेंथ और चैलेंजेस एक इंडिपेंडेंट वुमेन के दोनों दिखाए हैं। फिर आ जाएगा कि कहानी में आपको कौन कौन से सिंबल्स और लिटरेरी डिवाइसेस देखने के लिए मिले हैं। तो ग्रेट बार्न जो है वो एक आपका लार्ज बार्न है बशेबा के फार्म में, जो कि मेन प्लेस है जहाँ पे क्रॉप्स को स्टोर करते हैं, फार्म वर्क होता है, वर्कर वहाँ पे हार्वेस्ट के टाइम पर आते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका बार्न है वो हार्डवर्क, ट्रेडिशन, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें रिमाइंड करता है दैट वाइल पीपल कम एंड गो, फार्मिंग एंड ह्यूमन लेबर कंटिन्यूज फॉर जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन ये चीजें तो चलती रहेंगी। स्वॉर्ड एक्सरसाइज हो गया। सर्जेंट रॉय एक इंप्रेसिव स्वॉर्ड डिस्प्ले करता है बशेबा के आसपास। जो स्वॉर्ड है कम्स वेरी क्लोज टू हर विदाउट हर्टिंग हर, तो बशेबा इस चीज से फैसिनेट हो जाती है। तो स्वॉर्ड एक्सरसाइज यहाँ पे अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, पावर, इल्यूजन का एक तरीके से एग्जाम्पल है। तो ट्रॉय ने जो अपना चार्म है, अपनी सेल्फिश पर्सनैलिटी जो है अपने चार्म के पीछे छुपा रखी होती है। तो बशेबा उसके अपीयरेंस से अट्रैक्टेड है इंस्टेड ऑफ जजिंग हिज ट्रू कैरेक्टर। उसका ट्रू कैरेक्टर जज करने के बजाय वो सिर्फ उसके अपीयरेंस की तरफ अट्रैक्टेड होती है। फिर आपका आ जाता है वेदरब्यूरी चर्च। तो ये जो है आपका गार्गोयल एक स्टोन वाटर स्पाउट है चर्च पे, रेन वाटर फ्रॉम्स इट फॉल डायरेक्टली ऑन टू द फ्लावर। तो ट्रॉय प्लेसेस ऑन फैनी रॉबिन्स ग्रेव। द गैरगोयल यहाँ पे नेचर का इंडिफरेंस, फेट और ह्यूमन की हेल्पलेसनेस को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है वो मोर देन अ लव स्टोरी है। वो लव, फेट, नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में है। कहानी में हमें काफी सारे कैरेक्टर्स के माध्यम से गुड डिसीजन, पेशेंट, नेचर की रिस्पेक्ट हो गया आपका, पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइड, ऑब्सेशन, सेल्फिशनेस, अनकंट्रोल्ड इमोशंस से हमें सफरिंग्स हो सकती हैं, वो सब देखने के लिए मिलता है। तो नॉवल ने हार्डी की सैडनेस दिखाई है कि किस तरीके से जो रूरल लाइफ है वो डिक्लाइन हो रही है, वो सैडनेस दिखाई है, और एक इंडिपेंडेंट वुमेन के जो स्ट्रगल्स हैं वो दर्शाए हैं। तो ओवरऑल सेंट्रल मैसेज है नॉवल का कि जो आपका द आइडिया फॉर्म द सेंट्रल मैसेज ऑफ द नॉवल एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें लिटरेरी और सोशल सिग्निफिकेंस को समझना है तो इस नॉवल के माध्यम से हमें बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं कहानियाँ कि रूरल इंग्लैंड कैसा था और क्या क्या स्ट्रगल्स है जो लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे। ठीक है ना। सो डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी हमारे लिंक्स मिलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स के, उन लिंक्स को आप जरूर ज्वाइन करो। फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके बारे में अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलते रहेंगे।